अध्याय 5 आय एवं रोजगार का निर्धारण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है? किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। विकल्प पहला प्रभावपूर्ण मांग, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश, चौथा सार्वजनिक व्यय। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला प्रभावपूर्ण मांग। दूसरा, निम्न में से किस घटक को किन्स ने स्थिर माना है? निम्न में से किस घटक को किन्स ने स्थिर माना है? विकल्प पहला कुल पूर्ति फलन, दूसरा कुल मांग फलन, तीसरा प्रभावपूर्ण मांग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला कुल पूर्ति फलन। तीसरा, किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य संबंधन होता है। किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य संबंध होता है। विकल्प पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा फलनात्मक, चौथा गुणात्मक। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा फलनात्मक। चौथा, विनियोग गुणक का विचार दिया। किसने विनियोग गुणक का विचार दिया है? विकल्प पहला मार्शल ने, विकल्प दूसरा किन्स ने, विकल्प तीसरा हिक्स ने, विकल्प चौथा एडम स्मिथ ने। इस प्रश्न का उत्तर है किन्स ने। पांचवा, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन है। विकल्प पहला प्रोफेसर जे.बी. से का, दूसरा प्रोफेसर रिकॉर्डो, तीसरा प्रोफेसर पीगू, चौथा प्रोफेसर कीन्स। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला प्रोफेसर जे.बी. से। अगला प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, रोजगार निर्धारण में प्रभावपूर्ण मांग का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री डैश हैं। रोजगार निर्धारण में प्रभावपूर्ण मांग का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री डैश है, अथवा प्रभावी मांग का विचार डैश ने प्रस्तुत किया। इस प्रश्न का उत्तर है कीन्स ने। प्रभावी मांग का विचार कीन्स ने प्रस्तुत किया तथा रोजगार निर्धारण में प्रभावपूर्ण मांग का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री कीन्स हैं। दूसरा, प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला डैश है।
इस प्रश्न का उत्तर है प्रभावपूर्ण मांग। प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला प्रभावपूर्ण मांग है। तीसरा, बढ़ती हुई प्रभावपूर्ण मांग ने रोजगार के स्तर को डैश है। इस प्रश्न का उत्तर बढ़ाया है। बढ़ती हुई प्रभावपूर्ण मांग ने रोजगार के स्तर को बढ़ाया है। चौथा, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर रोजगार का स्तर डैश है। इस प्रश्न का उत्तर बढ़ता है। प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर रोजगार का स्तर बढ़ता है। पांचवा, कीन्स का रोजगार सिद्धांत डैश कालीन है। इस प्रश्न का उत्तर है अल्प। कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकालीन है। छठा, गुणक का आकार डैश पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सातवां, आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय में तुलनात्मक रूप से डैश होती है। इस प्रश्न का उत्तर है कम वृद्धि। आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि होती है। आठवां, न्यून मांग में रोजगार कीमत एवं उत्पादन की प्रवृत्ति डैश की होती है। इस प्रश्न का उत्तर है घटने। न्यून मांग में रोजगार कीमत एवं उत्पादन की प्रवृत्ति घटने की होती है। नौवां, प्रतिशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार डैश कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है मजदूरी में। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। अगला प्रश्न, सत्य असत्य। पहला, जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। दूसरा, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। उत्तर है असत्य। तीसरा, अप्रत्याशित रूप में प्राप्त होने वाले लाभ उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। चौथा, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी स्थायी होती है। इस प्रश्न का उत्तर है असत्य। पांचवा, अपूर्ण रोजगार अभावी मांग या न्यून मांग का परिणाम है। इस प्रश्न का उत्तर है सत्य।
अगला प्रश्न, जोड़ी मिलाइए। पहला, रोजगार का एकमात्र निर्धारण, इसका मेल होगा प्रभावपूर्ण मांग द्वारा होता है से। दूसरा, कीन्स का सामान्य सिद्धांत, इसका मेल होगा 1936 से। तीसरा, आय व रोजगार का सिद्धांत, इसका मेल होगा कीन्स से। चौथा, एक एमपीसी बराबर होता है, इसका मेल होगा एमपीएस से। पांचवा, गुणक का आकार निर्भर करता है, इसका मेल होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर कीजिए। पहला प्रश्न, प्रभावी मांग का आधारभूत समीकरण क्या है? उत्तर, y is equal to c plus i plus g। प्रश्न दूसरा, विकासशील राष्ट्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। प्रश्न 3, न्यून मांग की अवस्था में कैसा बजट बनाया जाना चाहिए? उत्तर, घाटे का बजट। प्रश्न चौथा, न्यून मांग की स्थिति में किस प्रकार की कर नीति अपनानी चाहिए? उत्तर है करों में कमी करनी चाहिए। पांचवा, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आत्मा क्या है? उत्तर है प्रभावपूर्ण मांग। अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण किस प्रकार का विश्लेषण है? उत्तर, प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण एक अल्पकालीन विश्लेषण है। चूंकि अल्पकाल में उत्पादन क्षमता सापेक्षित रूप में स्थिर मान ली जाती है, इसलिए रोजगार की मात्रा राष्ट्रीय आय या उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। प्रोफेसर कीन्स के विचार में अल्पकाल में रोजगार स्तर तथा आय की मात्रा वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। प्रश्न 2, तरलता पसंदगी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है प्रोफेसर कीन्स के अनुसार ब्याज की दर तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। तरलता पसंदगी का आशय नकदी के रूप में साधनों के रखने से है, जिसके 3 उद्देश्य होते हैं। कार्य संपादन उद्देश्य, दूसरा सावधानी या दूरदर्शिता उद्देश्य तथा तीसरा सट्टा उद्देश्य। इस प्रकार मुद्रा की कुल मांग का अर्थ इन तीनों उद्देश्यों के अंतर्गत नकदी की कुल मांग से होता है। तरलता पसंदगी जितनी अधिक होती है, ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होती है। प्रश्न 3, अपूर्ण रोजगार स्तर का उपचार कर अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार तक पहुंचाने का हल किसने बताया? उत्तर, अपूर्ण रोजगार स्तर का उपचार कर अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार स्तर तक पहुंचाने का सूत्र कीन्स ने बताया था।
समग्र मांग में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 4, किस प्रकार के संतुलन में अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का चरम सीमा तक प्रयोग करती है? किस प्रकार के संतुलन में अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का चरम सीमा तक प्रयोग करती है? पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का चरम सीमा तक प्रयोग करती है। प्रश्न 5, आय और उपभोग में कैसा संबंध पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, आय तथा उपभोग में एक स्पष्ट संबंध यह है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह अवश्य होता है कि आय की मात्रा में जितनी वृद्धि होती है, उपभोग की मात्रा में उतनी ही वृद्धि नहीं होती। प्रश्न 6, उपभोग प्रवृत्ति को मौद्रिक आय किस प्रकार प्रभावित करती है? प्रश्न 5, आय और उपभोग में कैसा संबंध पाया जाता है? उत्तर, आय तथा उपभोग में एक स्पष्ट संबंध यह है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह अवश्य होता है कि आय की मात्रा में जितनी वृद्धि होती है, उपभोग की मात्रा में उतनी ही वृद्धि नहीं होती। प्रश्न 6, उपभोग प्रवृत्ति को मौद्रिक आय किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक मौद्रिक आय है। मौद्रिक आय और उपभोग व्यय का प्रत्यक्ष संबंध है। आय में वृद्धि होने से उपभोग व्यय बढ़ेगा। प्रश्न 7, काहन का रोजगार गुणक क्या है? उत्तर, काहन का रोजगार गुणक इस और संकेत करता है कि प्रारंभिक रोजगार उत्पन्न करने पर कुल रोजगार प्रारंभिक रोजगार की तुलना में कितना बढ़ता है। यदि गुणक को K' और कुल रोजगार में वृद्धि को N2 तथा रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि को N1 कहा जाए तो K' is equal to N2, अर्थात K' is equal to N2 by N1। प्रश्न 8, JB से का बाजार नियम लिखिए। उत्तर, JB से का बाजार नियम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने रोजगार संबंधी व्याख्या का आधार से का बाजार नियम माना है। से का बाजार नियम की मान्यता यह है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ साधनों को रोजगार मिलता है तथा उन्हें आय के रूप में मजदूरी, ब्याज तथा लाभ की प्राप्ति होती है। उत्पादन के ये साधन अपनी आय को इसी वस्तु या अन्य वस्तुओं को खरीदने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया
काल में ही अर्थव्यवस्था में इतनी क्रय शक्ति का सृजन हो जाता है कि समस्त उत्पादित माल बिक जाता है। स्वयं से के शब्दों में यह उत्पादन स्वयं ही बिक जाता है तो सामान्य अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। इसलिए सामान्य बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रश्न 9, अतिरेक मांग की अवस्था कब उत्पन्न होती है? उत्तर, जब पूर्ण रोजगार के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता होती है और कुल मांग उससे अधिक होती है तो अतिरेक मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रश्न 10, अतिरेक मांग की स्थिति में किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? उत्तर, अतिरेक मांग की स्थिति में सरकार को बजट घाटे को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि संभव हो तो बचत का बजट बनाना चाहिए। सार्वजनिक आय से कम व्यय किया जाना चाहिए। इससे जनता की क्रय शक्ति सरकार के पास आ जाएगी और सामूहिक मांग कम होने से कीमतों को कम करने में सहायता मिलेगी। प्रश्न 11, न्यून मांग का कीमत स्तर पर प्रभाव बताइए। उत्तर, न्यून मांग की स्थिति में जबकि समग्र आपूर्ति से कम होती है, उस समय कीमतों का सीधा प्रभाव पड़ता है कि वह कम होने लगती हैं। कीमत स्तर के घटने से लोगों में बचत प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे कीमत स्तर और घटता है। इसी के साथ बेरोजगारी फैलने से वस्तुओं की मांग कम होती है और समग्र मांग व कीमत में कमी होने लगती है। प्रश्न 12, अतिरेक मांग के निश्चित आय वर्ग पर प्रभाव बताइए। उत्तर, अतिरेक मांग की स्थिति में उत्पादन व रोजगार में कम दर से वृद्धि होती है तथा कीमतों में वृद्धि की दर अधिक तेज होती है। कीमतों के बढ़ने पर निर्धन वर्ग और निश्चित आय वाले वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीमत वृद्धि के कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कुल मांग फलन का अर्थ बताइए अथवा समग्र मांग का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कुल मांग फलन दैट इज एग्रीगेट डिमांड प्राइस। प्रोफेसर डिलॉर्ट के अनुसार कुल मांग कीमत से आशय विक्रय से प्राप्त मुर्दा की उस राशि से है जिसे रोजगार के एक विशेष स्तर पर उत्पादित माल को बेचकर प्राप्त करने की आशा की जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के एक निश्चित स्तर पर हुए कुल उत्पादन को बेचने से जितनी कुल रकम प्राप्त होने की संभावना होती है, वह रोजगार के उस स्तर पर कुल मांग कीमत को व्यक्त करती है। स्पष्ट है कि उत्पादन अथवा रोजगार के एक निश्चित स्तर पर माल की बिक्री से
कितनी रकमें प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग अर्थात कुल व्यय की मात्रा पर निर्भर करती है। रोजगार के अलग अलग स्तरों पर कुल मांग कीमतें भी अलग अलग होंगी। रोजगार के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार उनकी कुल मांग कीमत की सारणी एग्रीगेट डिमांड प्राइस शेड्यूल को कीन्स ने कुल मांग क्रिया या कुल मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एडीएफ कहा है। प्रश्न 2, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति से क्या आशय है, अथवा कुल पूर्ति फलन का अर्थ बताइए। उत्तर, कुल पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। प्रोफेसर डिलॉर्ट के अनुसार कुल पूर्ति फलन विभिन्न स्तरों पर रोजगार की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्पादन की बिक्री से मिलने वाली न्यूनतम धनराशि की तालिका है। कुल पूर्ति कीमत एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, यह उस मुद्रा राशि अथवा विक्रय प्राप्ति को व्यक्त करती है जो रोजगार के किसी विशेष स्तर पर उत्पादन की बिक्री से उद्यमियों को मिलनी ही चाहिए। रोजगार के एक निश्चित स्तर पर श्रमिकों द्वारा किए गए उत्पादन की बिक्री से प्राप्त रकम उद्यमियों को अवश्य मिलनी ही चाहिए ताकि उन श्रमिकों को काम पर लगाए रखा जा सके। कुल पूर्ति की कीमत है। रोजगार का कोई भी स्तर तभी तक बनाए रखना संभव होगा जब तक कि उस स्तर पर माल की बिक्री से प्राप्त होने वाली मुद्रा राशि उत्पादन लागत की राशि से कम नहीं होगी। कुल मांग की कीमत की भांति अर्थव्यवस्था में रोजगार के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार उनकी कुल पूर्ति कीमत होगी। कुल पूर्ति कीमतों की सारणी को कीन्स ने कुल पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कहा है। प्रश्न 3, प्रभावपूर्ण मांग से आपका क्या आशय है, अर्थात प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत में संबंधित प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा को समझाइए। उत्तर, प्रभावपूर्ण मांग इफेक्टिव डिमांड। डिलॉर्ट के अनुसार तर्क के आधार पर कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है। सरल शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग से आशय वस्तुओं को खरीदने की सामर्थ्य से है। कीन्स के शब्दों में रोजगार स्तर का निर्धारण उपभोग तथा विनियोग की वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसी कारण कीन्स के रोजगार सिद्धांत को मांग की न्यूनता का सिद्धांत डिमांड एफिशिएंसी थ्योरी कहा जाता है। प्रभावपूर्ण मांग से आशय मुद्रा की उस मात्रा से है जिसे एक निश्चित समय में एक देश के समस्त नागरिक उपभोग तथा विनियोग के लिए व्यय करता है। दूसरे शब्दों में एक देश के उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त आय ही प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग को अनेक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रभावपूर्ण मांग इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य।
इज इक्वल टू उपभोगगत वस्तुओं पर किया गया व्यय प्लस विनियोगगत वस्तुओं पर व्यय। प्रश्न 4, तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तकनीकी बेरोजगारी उद्योगों में तकनीकी सुधार के कारण नई मशीनें। उत्तर, तकनीकी बेरोजगारी उद्योगों में तकनीकी सुधार के कारण नई मशीनें लगाई जाती हैं जो श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर कम करती हैं। उन्नत तथा अधिक पूंजी गहन मशीनों के साथ प्रायः श्रम की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब तकनीकी दृष्टि से उन्नत तथा अधिक पूंजी व गहन मशीनें उत्पादन के कार्य में लगाई जाती हैं तो पहले से लगे कई व्यक्तियों को रोजगार से जवाब मिल जाता है और इस प्रकार बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। तकनीकी बेरोजगारी विकसित तथा अल्प विकसित दोनों प्रकार के देशों में पाई जा सकती है। इस बेरोजगारी को शैक्षिक या तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न 5, संरचनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको ढांचागत बेरोजगारी भी कहते हैं, अर्थव्यवस्था में प्रायः कई आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरणतः मांग के ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ उद्योगों की अवनति होती रहती है जिससे कई श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और जब तक उन्हें नया रोजगार प्राप्त नहीं होता वे बेरोजगार रहते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन तकनीक में प्रायः परिवर्तन होता रहता है जिससे पुरानी तकनीक में निपुण व्यक्तियों को कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है जब तक कि उन्हें नया कार्य न मिल पाए। नए कार्य की प्राप्ति के लिए उन्हें नया प्रशिक्षण भी लेना पड़ सकता है या नए कला कौशल स्किल्स को सीखना भी पड़ सकता है। यदि इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों को थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर नया रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता हो, अर्थात इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों के बराबर नई नौकरियां उपलब्ध हो तो वे संरचनात्मक ढांचागत बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक। प्रश्न 6, पूर्ण रोजगार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट। साधारण बोलचाल में पूर्ण रोजगार का आशय है कि प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के पास अपने लिए उपयुक्त काम रोजगार है। साधनों का पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जहां पर समस्त उत्पादन, समस्त आय अधिकतम होती है। इस स्थिति में यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है तो भी उत्पादन नहीं बढ़ता और उत्पादन न बढ़ने से मांग अधिक हो जाता है जिससे मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। कीन्स के शब्दों में जब प्रभावी मांग के परिणाम में वृद्धि उत्पादन रोजगार में कोई वृद्धि नहीं करती
और वस्तुओं के प्रति इकाई मूल्य में उसी अनुपात में वृद्धि करती है जिस अनुपात में प्रभावी मांग बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति को वास्तविक स्फीति कहा जा सकता है। कीन्स की इस परिभाषा को स्टोयनियर और हेग ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जबकि प्रभावी मांग में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन की पूर्ति लोच शून्य होती है। प्रश्न 7। पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन में भेद कीजिए, अथवा अपूर्ण रोजगार से क्या अर्थ है? उत्तर: पूर्ण रोजगार संतुलन की वह स्थिति है जिसमें सभी संसाधन अपनी चरम सीमा तक प्रयुक्त हो रहे हो, जबकि अपूर्ण रोजगार संतुलन की दशा में सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग संभव नहीं हो पाता, अर्थात कुछ न कुछ संसाधनों के प्रयोग में कमी रह जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि अर्थव्यवस्था सदैव ही पूर्ण रोजगार संतुलन में रहेगी, जबकि केंद्रीय संकल्पना अपूर्ण रोजगार संतुलन तथा पूर्ण रोजगार संतुलन पर निर्भर है। प्रश्न 8। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर: रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पहला, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। दूसरा, परंपरावादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के समर्थक है। तीसरा, परंपरावादी अर्थशास्त्री दीर्घकालीन संतुलन पर बल देते हैं। चौथा, परंपरावादी अर्थशास्त्री बचत से प्रारंभ करके निवेश पर आते हैं। प्रश्न 9। न्यून अभावी मांग से क्या आशय है? न्यून मांग को ठीक करने के 2 उपाय बताइए। उत्तर: न्यून अभावी मांग यह अतिरेक मांग की ठीक विपरीत स्थिति है। यदि आय संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित होता है तो यह न्यून मांग की स्थिति है। न्यून मांग को ठीक करने के उपाय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 के उत्तर से कोई 2 उपाय दीजिए। प्रश्न 10। उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएं समझाइए। उत्तर: उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएं। उपभोग फलन की 2 तकनीकी विशेषताएं या गुण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग का कुल आय से अनुपात व्यक्त करती है। उपभोग व्यय को कुल आय से भाग देकर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। अतः औसत उपभोग प्रवृत्ति APC is equal to C/Y, जहां C है कुल उपभोग और Y है कुल आय। उदाहरणार्थ, यदि आय 5,000 रुपये है तथा उपभोग व्यय 4,000 रुपये है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति APC is equal to C/Y
इज इक्वल टू 4000 बाय 5000, दैट इज 80%। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि का अनुपात अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी घटती जाती है, परंतु बचत प्रवृत्ति का अनुपात बढ़ता जाता है। दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध आय में होने वाले परिवर्तनों डेल वाई तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तनों डेल सी के अनुपात से है। अतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इज इक्वल टू डेल सी बाय डेल वाई, जहां डेल सी है उपभोग में परिवर्तन, डेल वाई है आय में परिवर्तन और डेल्टा चिन्ह का प्रयोग सूक्ष्म परिवर्तन के लिए किया जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC धनात्मक होती है, इसलिए 0 से तो अधिक रहती है, किंतु इकाई 1 से कम। प्रश्न 11, न्यून या अभावी मांग के कारण लिखिए। उत्तर, न्यून मांग के कारण। न्यून मांग के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार द्वारा एकत्रित करों की तुलना में सरकारी व्यय कम होने पर न्यून मांग का जन्म होता है। दूसरा, यदि भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न हो जाता है तो इसके फलस्वरूप न्यून मांग उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, निर्यात मांग में कमी न्यून मांग का कारण है। चौथा, पूंजी निर्माण में कमी होने की स्थिति पर न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। पांचवा, स्वतंत्र विनियोग में कमी होने पर न्यून मांग उत्पन्न होती है। प्रश्न 12, अतिरेक मांग के कारण लिखिए। उत्तर, अतिरेक मांग के कारण प्रोसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। पहला, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण सरकार द्वारा की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मांग में वृद्धि। दूसरा, भुगतान शेष में आधिक्य आय के अर्जन से भी अतिरेक मांग उत्पन्न होती है। अतिरेक कोष पिछली बचतों से प्राप्त हो सकती है। यदि इसके साथ ही करारोपण में वृद्धि नहीं होती है तो अतिरेक मांग उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि। चौथा, स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि। पांचवा, घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मुद्रापूर्ति में वृद्धि। छठा, साख सुविधाओं के विस्तार में मांग में वृद्धि। साख सुविधाओं के विस्तार से मांग में वृद्धि। सातवां, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग मांग में वृद्धि। अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कीन्स के आय तथा रोजगार के सिद्धांत की मुख्य बातों को
संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा कीन्स के रोजगार सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। उत्तर: कीन्स के रोजगार सिद्धांत के प्रमुख निष्कर्ष। प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला, रोजगार स्तर उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है तथा कुल आय कुल उत्पादन के बराबर होती है। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय रोजगार की मात्रा पर निर्भर करती है। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय रोजगार की मात्रा पर निर्भर कर सकती है और करती भी है। दूसरा, रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। तीसरा, प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कुल मांग फलन ADF तथा कुल पूर्ति फलन ASF द्वारा होती है, अर्थात इन दोनों के संतुलन बिंदु पर ही प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। चौथा, कीन्स ने कुल पूर्ति क्रिया को अल्पकाल में स्थिर माना है, इसलिए कुल मांग क्रिया को अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पांचवा, कुल मांग क्रिया में उपभोग क्रिया तथा विनियोग क्रिया सम्मिलित होती है। दूसरे शब्दों में, कुल मांग कुल व्यय की मात्रा निर्धारित करती है, जिसमें उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को सम्मिलित किया जाता है। छठा, उपभोग क्रिया अथवा उपभोग व्यय का निर्धारण आय की मात्रा तथा उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा होता है। अल्पकाल में उपभोग क्रिया स्थिर रहती है। उपभोग व्यय तथा आय में अंतर रहता है, क्योंकि आय का एक भाग बचत के रूप में रख लिया जाता है। सातवां, विनियोग क्रिया अथवा विनियोग की प्रेरणा भी दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, पूंजी की सीमांत क्षमता तथा दूसरी, ब्याज दर। विनियोग क्रिया को एक स्थिर तत्व माना गया है, जिसका कुल मांग पर काफी प्रभाव पड़ता है। आठवां, पूंजी की सीमांत क्षमता का निर्धारण दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, लाभ की आशंका, दूसरा, पूंजीगत पदार्थों को नए सिरे से बनाने की लागत। चूंकि लाभ की आशंकाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए पूंजी की सीमांत क्षमता में भी काफी उतार चढ़ाव होता है। नए पूंजीगत पदार्थों की लागत अथवा पूर्ति कीमत अल्पकाल में स्थिर रहती है। नौवां, ब्याज दर दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, तरलता अधिमान तथा दूसरा, मुद्रा की मात्रा। तरलता अधिमान के तीन उद्देश्य होते हैं: लेन देन, सुरक्षा तथा सट्टा। मुद्रा की मात्रा सरकार की मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रित होती है। कीन्स ने ब्याज दर को भी अल्पकाल में एक स्थिर तत्व माना है। 10वां, विनियोग प्रेरणा, जिससे रोजगार स्तर प्रभावित होता है, इस बात पर निर्भर करती है कि पूंजी की सीमांत क्षमता तथा ब्याज दर में कितना अंतर है। ब्याज दर पूंजी की सीमांत क्षमता से कम होने पर विनियोग प्रेरणा अधिक होगी। चूंकि ब्याज दर को स्थिर माना गया है, इसलिए मुख्य निर्धारक पूंजी की सीमांत क्षमता ही है। 11वां,
सीमांत सिद्धांत का निचोड़ यह है कि रोजगार बढ़ाने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जाए, और यह तभी संभव है जब विनियोग व्यय में वृद्धि की जाए। 12वां, गुणक मल्टीप्लायर के कार्यकरण के परिणाम स्वरूप विनियोग में वृद्धि आय व रोजगार में कई गुना अधिक वृद्धि करती है, क्योंकि विनियोग की एक इकाई अपने आप बाद में कई गुना विनियोग उत्पन्न कर देती है। प्रश्न 2, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांत में 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत तथा कीन्स के रोजगार सिद्धांत में अंतर। पहला, अंतर का आधार। पहला, पूर्ण रोजगार की मान्यता। परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। कीन्स का सिद्धांत, जबकि कीन्स ने बताया कि वास्तविक स्थिति यह है कि पूर्ण रोजगार कभी नहीं होता, उसमें थोड़ी कमी अवश्य रह जाती है। दूसरा अंतर का आधार दीर्घकालीन मान्यता। परंपरावादी अर्थशास्त्री दीर्घकालीन संतुलन पर बल देते थे, जबकि प्रोफेसर कीन्स ने अल्पकालीन संतुलन को दिया है। तीसरा अंतर का आधार बचत निवेश व्याख्या। परंपरावादी अर्थशास्त्री बचत से प्रारंभ करके निवेश पर आते हैं, जबकि कीन्स निवेश से प्रारंभ करके बचत पर आते हैं। चौथा अंतर का आधार हस्तक्षेप। परंपरावादी अर्थशास्त्री स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जबकि प्रोफेसर कीन्स अर्थव्यवस्था के सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में रहते थे। पांचवा, सिद्धांत का स्वरूप। परंपरावादी सिद्धांत एक विशिष्ट सिद्धांत है, जबकि प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कीन्स द्वारा प्रस्तुत व्याख्या परंपरावादी व्याख्या की अपेक्षा अधिक यथार्थपूर्ण है। प्रश्न 3, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना बताइए, अथवा कीन्स के आय व रोजगार सिद्धांत के 5 दोष लिखिए। उत्तर, कीन्स के सिद्धांत की आलोचनाएं। क्रिटिसिज्म ऑफ कीनेशियन थियरी। कीन्स के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्य सिद्धांत नहीं। कीन्स का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक स्थान पर हर समय लागू नहीं होता। यह सिद्धांत विकसित देशों पर तो लागू होता है, परंतु अर्ध विकसित देशों पर लागू नहीं होता। दूसरा, बेरोजगारी का विस्तृत हल नहीं। कीन्स ने केवल चक्रीय बेरोजगारी पर बल दिया है, परंतु तकनीकी और प्रतिरोध या अस्थायी बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर क्लीन के अनुसार कीन्स का सिद्धांत उचित रोजगार पर भी ध्यान नहीं देता। तीसरा, केवल मैक्रो दृष्टिकोण एकांगी। कीन्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल मैक्रो दृष्टिकोण के आधार पर किया है, जो कि अनुचित है। आर्थिक विश्लेषण में मैक्रो
तथा माइक्रो दोनों का विवेचन आवश्यक है। चौथा, विनियोग पर अधिक बल। रोजगार स्तर पर उपभोग प्रवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, जबकि कीन्स ने इसे अल्पकाल में स्थिर मान लिया और रोजगार स्तर के निर्धारण में केवल विनियोग प्रवृत्ति को महत्व दिया। पांचवा, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित कीन्स का सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, जो कि अवास्तविक है। साथ ही यह बंद अर्थव्यवस्था पर भी आधारित है, क्योंकि इसमें आयात निर्यात के प्रभावों का समावेश नहीं किया गया है। विदेश व्यापार गुणक का रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसका विवेचन कीन्स ने नहीं किया है। छठा, त्वरक सिद्धांत का समावेश नहीं। कीन्स ने केवल गुणक के प्रभावों की व्याख्या की है, जबकि गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया द्वारा ही आर्थिक उतार चढ़ाव होते हैं। प्रश्न 4, उपभोग फलन से क्या आशय है? एक रेखाचित्र की सहायता से उपभोग तथा आय के बीच फलन स्पष्ट कीजिए। अथवा उपभोग फलन क्या है? कीन्स ने आय तथा व्यय में क्या संबंध बनाया है? उत्तर, उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन। उपभोग फलन का अर्थ उपभोग करने की इच्छा मात्र नहीं है, बल्कि उपभोग की वास्तविक मात्रा है, जिसका संबंध आय में होने वाले परिवर्तनों से होता है। सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय अधिक होने पर मांग भी अधिक होती है, जिससे उपभोग व्यय भी अधिक होता है। इससे यह निष्कर्ष है कि उपभोग फलन आय का फलन है। गणितीय रूप में इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। C = F(y), जहाँ C है उपभोग तथा Y है आय। उपभोग क्रिया आय तथा उपभोग के मध्य फलनात्मक संबंध व्यक्त करती है। आय के अलग अलग स्तरों पर कुल आय तथा उपभोग व्यय के फलनात्मक संबंध को व्यक्त करने वाला विवरण उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहलाता है। उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची उपभोग की इच्छा व्यक्त करने के साथ साथ यह भी बताती है कि आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर वास्तव में कितना उपभोग होता है अथवा इसकी कितनी संभावना होती है। उपभोग प्रवृत्ति अनुसूचित बचत की मात्रा भी बताती है। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता, उसे बचत के रूप में रख लिया जाता है। इस प्रकार बचत सेविंग उपभोग व्यय की पूरक है। उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची का स्पष्टीकरण रेखाचित्र की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए माना कि x अक्ष पर आय तथा y अक्ष पर उपभोग को प्रदर्शित किया गया है। रेखा OL जो कि x तथा y के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, आय उपभोग वक्र इनकम कंजप्शन कर्व है तथा आय और उपभोग में समानुपातिक संबंध व्यक्त करती है, अर्थात जितनी आय बढ़ती है उतना ही उपभोग बढ़ता है। परंतु व्यवहारिक रूप से
सामान्यतया उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। वर्ग CC' उपभोग प्रवृत्ति की सूचक है जो रेखा OL को बिंदु B पर काटती है। इस बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। इस बिंदु के पश्चात वर्ग CC' रेखा OL के नीचे आ जाती है। अब यदि आय में वृद्धि की जाए तो उपभोग में इतनी वृद्धि नहीं होती है। उपभोग में हुई वृद्धि C1 C2 आय की वृद्धि Y1 Y2 से कम है। इस स्थिति में SS' के बराबर बचत सेविंग की जा रही है। जब वर्ग CC' रेखा OL के ऊपर है तो समाज द्वारा अधिव्यय डिससेविंग किया जा रहा है, अर्थात व्यक्ति अपनी पिछली बचतों को भी व्यय कर रहे हैं। बिंदु B पर आय और व्यय दोनों समान है और बचत शून्य है। जब वर्ग CC' रेखा OL के नीचे आ जाता है तो समान बचत की जा रही है। प्रश्न 5, उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, अथवा उपभोग फलन के निर्धारक तत्व बताइए, अथवा उपभोग फलन निर्धारण के किन्हीं 5 वस्तुनिष्ठ तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर, उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, व्यक्तिपरक तत्व तथा वस्तुपरक तत्व। पहला, व्यक्तिपरक तत्व। इन्हें मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहा जाता है। प्रमुख व्यक्तिपरक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, सावधानी। बीमारी व दुर्घटना आदि की पूर्ति के लिए अपनी आय का कुछ भाग नियमित रूप से बचाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, दूरदर्शिता। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं निश्चित होती हैं जिनकी पूर्ति भविष्य में करना आवश्यक होता है, जैसे विवाह, शिक्षा आदि। इनके लिए आय का कुछ भाग बचा लिया जाता है। तीसरा, लाभ। अधिक लाभ कमाने के लालच में भी कुछ व्यक्ति कम खर्च करते हैं और अधिक राशि बचाते हैं। चौथा, सुधार। कुछ व्यक्ति जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अधिक खर्च करते हैं और बचाने की चिंता नहीं करते। पांचवा, प्रतिष्ठा। कुछ व्यक्ति सामाजिक गौरव तथा भविष्य में संतान की प्रतिष्ठा के लिए भी कुछ रकम बचाना चाहते हैं। छठा, कृपणता। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही कंजूस होते हैं, अतः अपनी आय का भाग कम खर्च करते हैं और अधिक बचाने की चेष्टा करते हैं। सातवां, व्यावसायिक उद्देश्य। कुछ व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने या सट्टे के लिए भी कुछ रकम बचाना चाहते हैं। आठवां, आर्थिक मुक्ति। कुछ व्यक्ति रकम जमा कर आर्थिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं। वर्तमान युग में जमा रकम अनेक कष्टों से मुक्त होने में सहायता करती है। दूसरा, वस्तुपरक तत्व। वस्तुगत या ब्रह्मा तत्व निम्नलिखित है। पहला, आय। उपभोग के स्तर को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व आय है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ जाता है, और जब आय घटती है
तब उपभोग भी घट जाता है। दूसरा, ब्याज की दर। ब्याज दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बचत में वृद्धि तथा उपभोग में कमी होती है। इसके विपरीत ब्याज दर में कमी के परिणाम स्वरूप बचत में कमी तथा उपभोग में वृद्धि होती है। तीसरा, आकस्मिक लाभ या हानि। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को पर्याप्त रकम आकस्मिक लाभ के रूप में प्राप्त हो जाती है, जैसे किसी व्यक्ति के पास कुछ कंपनियों के अंश हो और उनका मूल्य एकदम बढ़ जाए तो अंशधारी की आर्थिक शक्ति में तत्काल वृद्धि हो जाती है और वह पहले से अधिक उपभोग करने में समर्थ हो जाता है। चौथा, मजदूरी की दर में परिवर्तन। मजदूरी की दर में वृद्धि होने से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है और मजदूरी की दर में गिरावट होने से उपभोग प्रवृत्ति घटती है। पांचवा, अन्य प्रभाव। सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावी करते हैं। कीमतों में वृद्धि होने पर बेलोच मांग वाली वस्तुओं पर व्यय बढ़ता है और कीमतें घटने पर लोचदार मांग वाली वस्तुओं पर अधिक व्यय किया जाता है। स्टॉक अथवा शेयरों आदि की कीमतों में वृद्धि होने पर धन तथा आय में वृद्धि होती है तथा उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। विज्ञापन द्वारा भी उपभोग की मात्रा प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि, दर रचना, परिवार का आकार, व्यावसायिक ढांचा आदि भी औसत उपभोग प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 6, उपभोग फलन का क्या महत्व है? किन्हीं 4 बिंदुओं में इसके महत्व को समझाइए। उत्तर, उपभोग क्रिया या उपभोग फलन का महत्व। Importance of consumption function। प्रोफेसर हेंसन का कथन है कि आर्थिक विश्लेषण में प्रोफेसर कीन्स का उपभोग फलन का योगदान मार्शल के मांग फलन के योगदान से अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से उपभोग फलन के निम्नलिखित महत्व है। पहला, निवेश के महत्व पर प्रकाश। प्रोफेसर कीन्स ने उपभोग फलन की अवधारणा के विषय में जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया है वह यह है कि उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि निवेश की दर को बढ़ाया जाए। इस प्रकार कीन्स का उपभोग संबंधी नियम पूर्ण रोजगार कार्यक्रम में निवेश के महत्व पर समुचित प्रकाश डालता है। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप की अनिवार्यता। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार समाज की आय में वृद्धि होती है किंतु उपभोग व्यय उसी अनुपात में नहीं बढ़ता जिसमें आय बढ़ती है। आय वृद्धि तथा उपभोग व्यय में वृद्धि के बीच समायोजन के अभाव में अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति में अबंध उद्यम नीति बेकार हो जाती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। तीसरा, पूंजी की सीमांत क्षमता की गिरती हुई प्रवृत्ति। उपभोग फलन यह स्पष्ट करता है कि उपभोग व्यय वृद्धि सदैव आय वृद्धि से पीछे रह जाती है। स्वभावतः पूंजी की सीमांत क्षमता पर
इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं की अपर्याप्त मांग के कारण पूंजी की सीमांत क्षमता नीचे गिर जाती है। दूसरे शब्दों में, उद्योग संबंधी लाभ में कमी हो जाती है, अतः निवेश की मात्रा गिर जाती है और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचता है। चौथा, व्यापार चक्र की व्याख्या। उपभोग फलन व्यापार चक्र के मोड़ बिंदुओं, टर्निंग पॉइंट्स की भी व्याख्या करती है। यह नियम यह स्पष्ट करता है कि तेजी से मंदी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोगों की आय बढ़ जाती है, किंतु उपभोग व्यय उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाता। इसी प्रकार यह नियम यह स्पष्ट करता है कि मंदी से तेजी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि यद्यपि लोगों की आय घट जाती है, लेकिन उपभोग व्यय उसी अनुपात में नहीं घट पाता। पांचवा, आय उत्पत्ति के स्वरूप की व्याख्या। यह नियम समाज में आय उत्पत्ति के विचित्र स्वरूप की भी व्याख्या करता है। जब कभी राष्ट्र में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो कुल आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। इसका कारण यह है कि लोग अपना उपभोग व्यय उसी अनुपात में नहीं बढ़ाते जिसमें आय बढ़ती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहला, ऐच्छिक बेरोजगारी। दूसरा, अनैच्छिक बेरोजगारी। तीसरा, अस्थायी बेरोजगारी तथा चौथा, अदृश्य बेरोजगारी। उत्तर, पहला, इच्छिक बेरोजगारी। जो श्रमिक अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता वे इच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। इसका विशेष कारण दूसरे की दर होती है। इसका विशेष कारण मजदूरी की दर होती है। इन लोगों की राय में मजदूरी की दर श्रम के त्याग को देखते हुए कम होती है। कुछ लोग जैसे जमींदार इतने समृद्ध होते हैं कि उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं होती। इनके अतिरिक्त समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी मजदूरी पर कार्य ही नहीं करना चाहते, जैसे साधु संत। ये सभी इच्छिक बेरोजगारी के कारण हैं और उदाहरण हैं। दूसरा, अनिच्छिक बेरोजगारी। वे श्रमिक जो बेरोजगार रहने के लिए मजबूर हों अनिच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। कीन्स के अनुसार मनुष्य अनिच्छिक रूप से बेरोजगार होते हैं यदि मौद्रिक मजदूरी की अपेक्षा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने पर, अर्थात वास्तविक मजदूरी कम होने पर, वर्तमान मौद्रिक मजदूरी पर काम के लिए इच्छुक श्रमिकों की कुल संख्या तथा उनकी कुल मांग रोजगार में लगे वर्तमान श्रमिकों की संख्या से अधिक होती है। इसको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि श्रमिकों की बेरोजगारी रोजगार के अवसरों में कमी के कारण है और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि उत्पादन प्रेरित करती है तथा श्रम की मांग में वृद्धि करती है। इस प्रकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक श्रमिकों को कार्य मिलता है। तीसरा, अस्थायी बेरोजगारी।
श्रम के लिए रोजगार की स्थिति उत्पादन पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, श्रम की मांग व्युत्पादित मांग है। अतः जब उत्पादन में किसी कारण कमी हो जाती है तो श्रम के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। उत्पादन में कमी अस्थायी स्वभाव की होने के कारण श्रम की यह बेरोजगारी अस्थायी होती है। चौथा, अदृश्य बेरोजगारी। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी का शब्द सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने प्रयुक्त किया था, किंतु उन्होंने इस शब्द का विकसित औद्योगिक राष्ट्रों में मंदी के समय बहुत से व्यक्तियों द्वारा ऊंची उत्पादकता या अधिक आय वाले कार्यों को छोड़कर अपेक्षाकृत बहुत कम उत्पादकता और आय वाले कार्यों को अपनाने के लिए प्रयोग किया। परंतु विकासशील राष्ट्रों के विषय में अदृश्य बेरोजगारी का आशय इससे भिन्न लिया जाता है। विकासशील राष्ट्रों में छिपी बेरोजगारी का आशय है वहां की कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का लगा हुआ होना। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः स्वयं रोजगार युक्त सेल्फ एम्प्लॉयड कृषि में कार्यरत जनसंख्या में पाई जाती है। प्रश्न 8, गुणक से आप क्या समझते हैं? गुणक का कार्यकरण एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अथवा गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रोफेसर कीन्स ने विनियोग गुणक की अवधारणा को विकसित किया। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार गुणक का सिद्धांत रोजगार सिद्धांत का एक आवश्यक अंग है। गुणक निवेश की प्रारंभिक वृद्धि और आय की कुल अंतिम वृद्धि के संबंध को व्यक्त करता है। इसे यदि और भी अधिक स्पष्ट किया जाए तो विनियोग में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार गुणक उपभोग प्रवृत्ति के दिए हुए होने पर कुल रोजगार एवं आय और विनियोग के मध्य निश्चित संबंध स्थापित करता है। यह हमें बताता है कि जब विनियोग में कोई वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह विनियोग में की गई वृद्धि के गुना होगी। del y is equal to k del I। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार कीन्स का विनियोग गुणक विनियोग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि का गुणांक है, अर्थात k is equal to del y by del I, जहां y है आय, I है निवेश, del है परिवर्तन, k है गुणक। गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के आकार पर निर्भर होता है। ये दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठतापूर्वक संबंधित होते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ही अधिक होगी, गुणक का आकार भी उतना ही अधिक बड़ा होगा। इसके विपरीत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC जितनी नीची होगी, गुणक का आकार भी उतना ही अधिक छोटा होगा। वास्तव में हम गुणक के आकार को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। एक के व्युत्क्रम विपरीत में से MPC को घटाकर गुणक ज्ञात किया जा सकता है। प्रोफेसर कीन्स ने
k को गुणक का सूचक माना है। जैसा कि हम जानते हैं कि MPC उपभोग वृद्धि डेल C तथा डेल Y के मध्य का अनुपात प्रदर्शित करता है। MPC is equal to del C by del Y। सूत्र के रूप में K is equal to 1/1 minus MPC। यदि हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC ज्ञात है तो इस सूत्र द्वारा K गुणक को ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणार्थ MPC अगर आधा है तो K is equal to 1/1 minus 1/2 that is equal to 2। प्रश्न 9, आय व रोजगार निर्धारण के संबंध में परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत उन सभी तत्वों की उचित व्याख्या करता है जिससे एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार या साधनों का पूर्ण प्रयोग निर्धारित होता है। अर्थशास्त्रियों का एक समूह जिन्हें परंपरावादी या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है, वे सर्वप्रथम रोजगार के सिद्धांत का निर्माण किया। एडम स्मिथ, J.S. मिल, J.B. से, रिकार्डो, मार्शल, पीगू को मुख्य रूप से परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत माना जाता है। इन्हीं परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचारों का समीक्षण करने से रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की रचना होती है। इस सिद्धांत की मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, पूर्ण रोजगार JB के बाजार नियम पर आधारित है। दूसरी, पूर्ण उपयोगिता तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थिति मानकर चलता है। तीसरा, पीगू का यह विचार है कि मजदूरियों की परिवर्तनशीलता या लोचशीलता पूर्ण रोजगार को स्थापित करती है। चौथा, ब्याज दर की लोचशीलता निवेश तथा बचत से समानता लाती है और इस प्रकार पूर्ण रोजगार की अवस्था लाने में सहायक होती है। पांचवा, वस्तुओं की कीमतों में लोचशीलता भी पूर्ण रोजगार को बनाए रखने में सहायक होती है। छठा, यह भी मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में रहती है। अतः यह सिद्धांत हस्तक्षेप न करने की पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आर्थिक शक्तियों का नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति तो आर्थिक शक्तियों के स्वतः समायोजन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट द्वारा बनी रहती है। प्रश्न 10, गुणक के सिद्धांत। प्रश्न 10, गुणक के सिद्धांत की सीमाओं का वर्णन कीजिए अथवा गुणक सिद्धांत की आलोचना कीजिए। उत्तर, गुणक सिद्धांत की सीमाएं या आलोचनाएं। प्रोफेसर कीन्स के गुणक सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं या आलोचनाएं निम्न प्रकार की हैं। पहली, प्रोफेसर हेनरी हेजलिट ने कीन्स की गुणक अवधारणा प्रोफेसर हेनरी हेजलिट ने कीन्स की गुणक अवधारणा की कटु आलोचना की है। उनके अनुसार केन्जियन प्रणाली में यह एक विचित्र अवधारणा है जिसको कीन्स के अनुयायी अन्य अवधारणाओं की अपेक्षा आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने इसे मनगढ़ंत अवधारणा बताते हुए कहा है कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका कि
अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह कल्पना मात्र है, क्योंकि विनियोग तथा आय के बीच सही संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार वह इसे बेकार सैद्धांतिक खिलौना समझते हैं। दूसरा, प्रोफेसर हेबरलर ने कहा है कि कीन्स के गुणक सिद्धांत में पुनरुक्ति का दोष है, अर्थात इसमें एक ही बात को दोहराया गया है। यह व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। यह व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है। तीसरा, प्रोफेसर ब्रूमेन ने कीन्स के गुणक विचार को स्थिर विचार की संज्ञा दी है। यह विचार उस प्रक्रिया की ओर कम संकेत करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था नई साम्य स्थिति को प्राप्त करती है। प्रोफेसर स्टिगलर ने कीन्स के गुणक विचार को कीन्सवादी अर्थशास्त्र की एक बड़ी भूल की संज्ञा दी है। चौथा, प्रोफेसर ए जी हार्ट ने सरल गुणक की आलोचना करते हुए इसे मोटर का पांचवा पहिया बताया है और कहा कि यह उपभोक्ता फलन के उपयोग में निहित विचारों में कोई नई बात नहीं जोड़ता। पांचवा, प्रोफेसर ए पी लर्नर, रॉबर्टसन तथा गुडविन के अनुसार कीन्स का गुणक प्रेरित निवेश के प्रभाव की उपेक्षा करता है। आय वृद्धि के फलस्वरूप हुई उपभोग वृद्धि के प्रभावों की ओर तो यह गुणक ध्यान देता है, लेकिन उपभोग वृद्धि के निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव की यह उपेक्षा कर डालता है। अतः कीन्स का गुणक एकपक्षीय है। प्रश्न 11, न्यून मांग में सुधार के सुझाव दीजिए अथवा अभावी मांग को ठीक करने के 5 उपायों की विवेचना कीजिए। उत्तर, राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स। पहला, बजट के घाटे को बढ़ाकर। न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट का निर्माण करना चाहिए। घाटे के बजट को पूरा करने के लिए सरकार करेंसी की मात्रा में वृद्धि करती है, जिससे जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे राष्ट्र में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार न्यून मांग की संतुलित करने के लिए घाटे को बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है। घाटे का बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। न्यून मांग की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। इस दृष्टि से सरकार को सड़क निर्माण, बांधों के निर्माण, कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के व्यय में वृद्धि कर देनी चाहिए तथा साथ ही सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी विनियोग को बढ़ाना चाहिए। इन सबके फलस्वरूप सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे देश की समग्र मांग में वृद्धि होगी। मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। न्यून मांग की स्थिति में राष्ट्र की समग्र मुद्रापूर्ति को बढ़ाने के उपाय करने होते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, ब्याज की दरों में गिरावट। सामान्यतः न्यून मांग का प्रमुख कारण लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति का अभाव होना है। इस स्थिति को संतुलित करने का महत्वपूर्ण उपाय यह है कि ब्याज की दरों में कमी कर दी जाए। ऐसा करने से
न्यून मांग के संतुलन में निम्न प्रकार सहायता मिलेगी। प्रथम, ब्याज की दर कम होने के कारण लोग अधिक ऋण लेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आ जाएगी। इस कारण लोगों की क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक होगी और परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। ब्याज की दर कम होने का दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि लोगों की बचत करने की शक्ति कम होती है और वे अपनी आय को विनियोग करने की अपेक्षा व्यय करना अधिक पसंद करते हैं। फलस्वरूप वे अपनी आय का बड़ा भाग वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय पर खर्च करेंगे। इस प्रकार राष्ट्र में वस्तुओं व सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाएं। न्यून मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय करना चाहिए। इससे व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों में वृद्धि होगी, जिससे उनकी साख निर्माण की क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा, सीमांत कटौती दर में कमी। न्यून मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय बैंक उपभोक्ता ऋणों के भुगतान की किस्तों की राशि कम कर सकता है या भुगतान का समय बढ़ा सकता है। प्रश्न 12, उपभोग फलन का अर्थ बताइए। इसकी 3 मान्यताओं को लिखिए। उत्तर, उपभोग फलन का अर्थ प्रश्न 4 का उत्तर देखें। उपभोग फलन का अर्थ प्रश्न 4 में दिया गया है। मान्यताएं प्रोफेसर कीन्स का उपभोग संबंधी नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, इस नियम को प्रभावी होने के लिए अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियों विद्यमान रहनी चाहिए, अर्थात युद्ध, क्रांति, अत्यधिक मुद्रा प्रसार आदि स्थितियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यह भी माना जाता है कि वर्तमान मनोवैज्ञानिक संस्थागत स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की उपभोग प्रवृत्ति स्थिर बनी रहती है। तीसरा, देश में एक समृद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें सरकार का उपभोग पर कोई प्रतिबंध न हो। प्रश्न 13, पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं? पूर्ण रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होता है? उत्तर, पूर्ण रोजगार का आशय। लघु उत्तरीय प्रश्न 6, पूर्ण रोजगार का संतुलन। लघु उत्तरीय प्रश्न 7। प्रश्न 14, गुणक के रिसाव से क्या आशय है? इसके कोई 4 कारण लिखिए। उत्तर, गुणक का रिसाव। जैसा कि हम जानते हैं कि जब समुदाय को नई आय प्राप्त होती है तो वह संपूर्ण उपभोग कार्य के लिए व्यय नहीं की जाती है, उसका एक भाग बचा लिया जाता है, अर्थात उपभोग नहीं किया जाता है। इसी को रिसाव, लीकेज कहा जाता है। इस रिसाव का प्रभाव यह होता है कि यह राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को सीमित करता है। यदि संपूर्ण आय जो अर्जित की जाती है उसका उपभोग कर लिया जाए या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इकाई के बराबर है तो विनियोग में थोड़ी मात्रा में वृद्धि पूर्ण रोजगार लाने में सफल हो सकती है।
और उसके बाद स्फीतिक स्थितियों उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे अनेक कारण होते हैं जो आय को कम कर देते हैं, जिससे एमपीसी घट जाती है एवं गुणक की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे विभिन्न रिसाव अग्र प्रकार हैं। पहला, बचत। बचत गुणक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण रिसाव है, क्योंकि एमपीसी 1 से कम होती है, इसलिए आय में हुई समस्त वृद्धि उपभोग पर नहीं व्यय होती। आय वृद्धि का बचाया गया भाग धीरे धीरे आय धारा से सूख जाता है और इस प्रकार गुणक का प्रभाव सीमित ही रह जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब बचते निवेश में परिवर्तित नहीं होती। अतः लोगों की बचत प्रवृत्ति जितनी अधिक ऊंची होगी, उतना ही गुणक प्रभाव होगा। दूसरा, पुराने ऋणों की अदायगी। जब आय सृजित होती रहती है, तब कुछ उपभोक्ता नई प्राप्त आय को उपभोग वस्तुओं पर व्यय न करते हुए अपने पुराने ऋणों का भुगतान करते हैं। इससे उस सीमा तक आय सृजन कम हो जाता है, जिसका प्रभाव आगे भी पड़ता है। तीसरा, आयात। आयात अधिक करने से गुणक में कमी आती है, जबकि निर्यात अधिक होने से गुणक में वृद्धि होती है। ऐसा होने पर इस छिद्र का प्रभाव अल्पकालिक होगा। चौथा, पुरानी प्रतिभूतियों एवं स्टॉक का क्रय। जब नई आय का उपभोग उपभोक्ता वस्तुओं पर न करके प्रतिभूतियों तथा ब्रांडों पर या पुराने स्टॉकों को खरीदने में व्यय किया जाता है, तो इससे उपभोग के स्तर में गिरावट आती है और गुणक की शक्ति भी कम हो जाती है। प्रश्न 15, बेरोजगारी के 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, बेरोजगारी की समस्या के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, प्राचीन उद्योगों का अंत। आंग्ल सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण देश में लघु तथा कुटीर उद्योगों का करुण अंत हो गया। परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो गए। दूसरा, आर्थिक विकास की मंद गति। यद्यपि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है, किंतु इनका समुचित उपयोग न हो पाने के कारण रोजगार के अवसरों का आवश्यकता अनुसार विस्तार नहीं हो पाया है। इसलिए देश में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। देश में पूंजी का अभाव। भारत में पूंजी की बहुत कमी है, इसलिए उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पाई है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। चौथा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। देश में प्रचलित शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। वह व्यवसाय प्रधान नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल लिपिक वर्ग के कर्मचारी तैयार करने वाली है। अनेक शिक्षित युवक शारीरिक श्रम वाले रोजगारों से दूर भागते हैं। इसलिए देश में करोड़ों शिक्षित युवक और युवतियां रोजगार की खोज में घूमते हुए दिखाई देते हैं। पांचवा, अन्य कारण। देश में जनसंख्या का असंतुलित व्यावसायिक वितरण, कृषि व्यवसाय पर अधिक निर्भरता, उद्योगों के आधुनिकीकरण की समस्या तथा देश में व्यापक भ्रष्टाचार आदि भी बेरोजगारी की समस्या के अन्य कारण है। यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है।